हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज हम 4th ऑफ मई से लेकर के 7th ऑफ मई तक की, मतलब आज संडे तक की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स और साथ ही साथ एडिटोरियल एनालिसिस हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। समझने वाली बात यह है कि वो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को हम कवर अप करेंगे जिससे हमें अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में फायदा हो। न्यूज तो बहुत सारी हमेशा रहती हैं, पर मैंने एक नई सीरीज चालू करी है जहां पर हम 3-4 दिन के क्लब की गई न्यूज एनालिसिस करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी पे ध्यान दिया जाएगा, प्री और मेंस दोनों पर। राइट, उसके साथ ही साथ ये भी है कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या साथ ही साथ बैंक की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज वो सारी न्यूज जो बहुत ही ज्यादा टुकड़ों में बटी हुई होती हैं, उनका इम्पैक्ट जीरो होता है, उनको पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो मैंने एक होलसम सीरीज चालू करी जहां पर आपको एक ही वीडियो में 3-4 दिन की कॉम्पैक्ट न्यूज मिल जाएंगी और आप उसको अपनी तैयारी में भी ऐड ऑन कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली न्यूज हमारी, जैसे आज की पहली न्यूज छपी हुई है, उसमें यह है कि पाकिस्तान एंड चाइना वो टू प्रेस अहेड विद सीपीईसी। इसमें प्री के इंपॉर्टेंट क्या है, सीपीईसी क्या होता है, सीपीईसी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, साथ ही साथ सीपीईसी की मेन कंडीशंस क्या होती हैं, फीचर्स क्या होते हैं, वो पता होना चाहिए। नाउ इसका फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको पूछेगा भाई चाइना पाकिस्तान के बीच में है तो क्या किसी और कंट्रीज के बीच में भी होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ ईसी का ही इंपॉर्टेंस है। ईसी का मतलब हुआ इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी किसी भी दो देशों के बीच में हो सकता है। अभी चाइना पाकिस्तान है, ये इंडिया पाकिस्तान हो सकता है, वो चाइना इंडिया हो सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया हो सकता है, वो यूएस इंडिया हो सकता है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है। राइट, तो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स आसपास उन इलाकों के बीच में बन सकते हैं जहां पे ट्रेड करने में सुविधा आए और उनको दिक्कत पेश ना आए। ठीक है, लेकिन ये काफी हद तक पॉलिटिकल स्टेप से भी जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर किन दो देशों के बीच में है, वो है पाकिस्तान एंड चाइना। तो यही समझ जाइए कि दोनों देश इंडिया के ऑपोजिट रहते हैं अधिकतर करके, और साथ ही साथ इनके बीच में अगर कोई ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर है तो उसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी होगा ही होगा। तो इसको उससे आपको प्री की तैयारी करने का मौका मिल रहा है, साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में समझने का भी मौका मिल रहा है, और साथ उसके अलावा आप ज्योग्राफी का भी एस्पेक्ट इसमें कवर कर सकते हैं। इफ यू वांट कि आप मैप पे देखें पाकिस्तान किधर है, आप देखें चाइना किधर है, आसपास के देश किधर है, और उससे आपको एक ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, न्यूज कहती है इंडिया इज अपोज टू द 60 बिलियन वर्ड सीपीईसी एट इट पासेस थ्रू द पीओके, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिविंग चाइना एक्सेस टू द अरेबियन सी थ्रू द ग्वादर पोर्ट इन द पाकिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंस। देखिए इसमें ज्योग्राफी आ गई, ऑब्वियसली आई। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहाँ है, अरेबियन सी किधर दिखता है, ग्वादर एयरपोर्ट किधर दिखता है, इन पाकिस्तान। ठीक है, जिसको कवर कराया जा रहा है, ग्वादर पोर्ट कौन बना रहा है, साथ ही साथ बलोचिस्तान का जो प्रोविंस है वो भी कवर हो रहा है। अब अगर आपसे प्री में इसके ऊपर सवाल पूछ लिया जाए, न्यूज में कुछ नहीं पूछने लायक है, मैं बताऊं, अगर आपको पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में किस तरह दिखता है, अरेबियन सी किस तरह दिखता है, और बलोचिस्तान कौन से प्रोविंस की बात हो रही है, इससे आपका प्री का कंटेंट कवर अप हो जाता है। कोई मुझसे पूछता है कि मैम अलग से क्या पढ़ना है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, न्यूज को सिर्फ ठीक तरीके से पढ़िए तो आपका दोनों ही एस्पेक्ट कवर होते हैं। आई अश्योर यू अबाउट दैट। अच्छा, अब न्यूज कहती है a day after India criticized China-Pakistan CPEC, the foreign ministers of Pakistan and China on Saturday expressed their firm commitment to continue their cooperation on the multi-billion-dollar infrastructure project. ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है तो आपस में डेवलपमेंट वाली बातें तो होंगी नेचुरल है। डायलॉग आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, 4th पाकिस्तान चाइना फॉरेन मिनिस्टर्स स्ट्रेटेजिक, इसका प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेटेजिक भी होता है। डायलॉग मतलब बातचीत हो रही है आपस में। दिस केम एट द 4th एडिशन। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि चाइना हैव रीआइटरेटेड देयर अबाइडिंग कमिटमेंट टू द हाई क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, स्टेट ऑन रेडियो पाकिस्तान रिपोर्टेड। Earlier speaking at the press conference after the SCO foreign ministers meeting in Goa, External Affairs Minister S. Jaishankar said on the so-called China-Pakistan corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the sovereignty and territorial integrity. ये important line है कि जब कॉरिडोर की बात होती है, कॉरिडोर का मतलब क्या हुआ, एक कोई ऐसा रास्ता, राइट, एक स्पेसिफिक रास्ता जिसके मार्फत क्या किया जाएगा, ट्रेड किया जाएगा, राइट, एक कॉरिडोर बना दिया जाएगा।
अब वो जब चाइना और पाकिस्तान के बीच में कोई कॉरिडोर होगा तो नेचुरल सी बात है कि आसपास के इलाके इफेक्ट होंगे, क्योंकि दो आसपास क्या है, देश है, राइट। उन देशों के बीच से रास्ते निकाले जाएंगे। तो हमारे जयशंकर साहब कह रहे हैं कि मैंने कई बार ऐसा कहा, पहली बार भी उन्होंने कहा, उनको लगता है और कहा जा चुका है कि कनेक्टिविटी कैन नॉट वायलेट द सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता एंड टेरिटोरियल क्षेत्रीय इंटीग्रिटी को नहीं छेड़ा जा सकता है, ठीक है। Later, Mr. Bilawal, addressing a joint pressing conference with Mr. Quinn, said this year marked the completion of a decade of CPEC. वैसे देखिए, इस वक्त जिस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, कॉरिडोर की बातें कर रहे हैं, पर ये देखने वाली बात है, पाकिस्तान की जो माली हालत है वो काफी खराब है, सब जानते हैं, डेट से गुजर रहा है और इसकी कोई नई बात नहीं है। इस वक्त उनकी जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो पूरी तरीके से हिली हुई है, राइट। उसके बाद उनके पास माली हालत बिल्कुल जीरो है, तो उनको एक चाइना जैसे देश ही उनको बचा सकता है और कोई आसपास का देश बचा ही नहीं सकता। तो ये कॉरिडोर के बहाने कोई और चीज डाउट की जा रही है, ये मैं अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, राइट। इस न्यूज में लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ जाइए कि अगर ये कॉरिडोर की बात होती है, जब भी होती है उन देशों के बीच, तो आपको ये देखना है कि एक्चुअली आप क्या चीज याद रखेंगे उसके बारे में जो अपने मेंस में आप लिख पाएंगे। ये आर्टिकल आपके GS3 में, GS2 में और आपके GS1 में इंपॉर्टेंट है, GS3 में, सॉरी 2 में नहीं, 3 में इंपॉर्टेंट है, जहाँ डेवलपमेंट की जहां बात होती है 3 और 1 में। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और लिखी है, हाई क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव accelerate the CPEC construction and deepen cooperation and in fields such as industry, agriculture, information technology and so on and so on. Chinese foreign minister said China stood ready to work with Pakistan to promote the high quality BRI, Belt and Road Initiative, right? Belt and Road Initiative. So BRI के बारे में भी थोड़ा बहुत हमको नोट्स में हम बड़े शोर तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने लिखा होगा, तो आप रिविजन के तौर पे उसको लिख सकते हैं। BRI मतलब बेल्ट एंड रोड, राइट। एक बेल्ट मतलब कॉरिडोर जैसे बेल्ट बनाएंगे और रोड के कनेक्टिविटी से, बिकॉज चाइना, पाकिस्तान, मिडिल जो ईस्ट वाले जो देश हैं, ईस्ट मिडिल पाकिस्तान में जहां पे आपके तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान ये सब आते हैं, ये सब लैंड से जुड़े हुए देश हैं, इनके बीच में समंदर नहीं है, इसलिए रोड इनिशिएटिव लिया जाता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ की ज्योग्राफी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आज मैं इसका ज्योग्राफिकल मैप नहीं आपको दिखा रही हूँ, पर ये आपके लिए आज का होमवर्क रहा कि आप फटाक से मैप खोलिए ईस्ट एशिया का और आप चाइना पाकिस्तान के पीछे देश देखिए, जहां पर मैं कई बार दिखा चुकी हूँ पहले भी। तो आप देखिए कि एक्चुअली कौन कौन से देश हैं और BRI कौन से देशों को कनेक्ट करता हुआ निकलता है। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने जो बात बोली है कि सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी की जो बात बोली है वो कहां तक सही साबित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, FDA approves first vaccine for respiratory Next है, FDA approves first vaccine for respiratory syncytial virus. So इस वायरस के लिए फर्स्ट वैक्सीन बनाएगी। इसका पूरा नाम क्या है? RSV। इसका पूरा नाम है respiratory syncytial virus. On May 3rd, the Food and Drug Administration approved the first vaccine REXVY for the respiratory syncytial virus to lower respiratory tract disease in people older than 60 years. 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में रेस्पिरेटरी जो हमारे जो सांस लेने की जगहों के जो रास्ते होते हैं, जैसे हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, उस रास्ते में जो इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जो वायरस अपना इफेक्ट क्रिएट करता है, उसके लिए वैक्सीन। दिस इज द फर्स्ट एज RSV vaccine to the approved anywhere in the world. The vaccine is manufactured by the company GSK and FDA approval was based on phase 3 trial carried out on nearly 25,000 participants. About 12,500 participants received one dose of the vaccine. ठीक है, क्लियर है। ये जो REXVY है ये पूछा जा सकता है प्री के लिए, या आज के साइंस और टेक वाले सेक्शन में आया है, साइंस वाले सेक्शन में, द हिंदू में, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं। उसके साथ अकॉर्डिंग टू US Centers for Disease Control and Prevention, lower respiratory tract disease caused by RSV virus leads to approximately 60,000 to 1,20,000 hospitalization and 6,000 to 10,000 deaths among adults who are 65 years of age and older. मतलब ये इस जो सीनियर सिटीजन जो होते हैं, जो 60 अबव लोग हैं, उनको ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, डेटा दिया गया है US
सेंटर्स फॉर डिजीज एंड कंट्रोल प्रिवेंशन से। इंपॉर्टेंट क्या है मैम? इंपॉर्टेंट है ये RSV, इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म दोनों, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस इसका नाम है। जो वैक्सीन का नाम है REXBY, ये आप यूज कर सकते हैं। किनको फैल रहा है, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं जरूरी नहीं है, किनको फैल रहा है, उनकी एज लेवल क्या है, उसके लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। Next, the scientists help find new kind of molecular motor. The molecular motor does not produce a back and forth action as most motors do, but allows a molecule to change its flexibility between two states. तो यहाँ पर molecular motor की बात हो रही। कौन सी मोटर? ये कोई मशीन नहीं है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बात हो रही है। सो मॉलिक्यूलर मोटर को ट्रांसफर करने की बात है। यूजिंग बायोकेमिकल एनर्जी टू डू मैकेनिकल वर्क, मॉलिक्यूलर मोटर्स which use biochemical energy to do mechanical work move these things inside a cell. सेल के अंदर जो चीजें ट्रांसफर होती हैं उनको ट्रांसफर करने वाले मैकेनिज्म को मॉलिक्यूलर मोटर नाम दिया गया है। मेरी समझ से प्री क्लिक बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भाई मॉलिक्यूलर मोटर क्या होती है, कोई अगर पढ़ाई है तो कहां से समझ में आएगा, ये आर्टिकल में दिया हुआ है। Now, a 2016 study found that a protein EEA1 losing its stout and rigid shape and becoming floppy helps in pulling two membranes inside a cell closer to each other. The latest study found the floppy protein regaining its rigid shape so that it can become floppy again to pull the membranes closer. अच्छा, ये काफी साइंटिफिक है, अगर इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उससे आपको समझ में कुछ खासा नहीं आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ऊपरी तौर पर पूछ लिया जाए कि मॉलिक्यूलर मोटर किससे कनेक्टेड है तो हमें पता होना चाहिए। So an international team of researchers including from the National Center for Biological Science NCBS Bangalore has reported a new kind of molecular motor. The finding significant in its own rights opens the door to previously unanticipated cellular processes and potential applications in biology and medicine. So ये हमको पता होना चाहिए कि सेल्स जो जब दो सेल्स बॉडी सेल्स की बात होती है उससे किसी भी न्यूक्लियस या प्रोटीन की जब बात हो रही होती है उसको ट्रांसफर करने की तो मॉलिक्यूलर मोटर यूज होता है बॉडी सेल्स के अंदर। ईच सेल इन दिस बॉडी, छपा कहाँ पे है? नेचर फिजिक्स में छपा है 4 मई को। ईच सेल इन द बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स सूप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल reactions that produce energy, but they are not enough. Cells also need to move things such as pull two organelles together, move cargo towards and away from the nucleus, and power the movement of subcellular molecules. ठीक है? Many of these actions are driven by molecular motors which use biochemical energy to do mechanical work. ये जो साइंस और बायो वाले बच्चे हैं उनको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा, पर जिनको नहीं भी आ रहा है उनके लिए बस इतना ही सफिशिएंट है कि वो सेल्स में जो चीजें मूव करती हैं उसको मूव करने में जिस मैकेनिज्म को यूज किया जाता है उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर मोटर। और ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है, विद इन द सेल्स ये चीजें होती हैं, इसको रेफर किया जाता है मॉलिक्यूलर मोटर्स के नाम पे। अच्छा, नेक्स्ट है फेरोमोन। फेरोमोन डिटर्स माइग्रेटरी लोकस फॉर कैनिबलिज्म। सो स्वार्मिंग माइग्रेटरी लोकस जो होते हैं, आप देख रहे हैं पिक्चर में लोकस है, सो across the globe avoid being eaten by other locusts by producing a smelly pheromone called phenylacetorintyl PAN। ठीक है, तो इसका समझने साइंस में छपा है न्यू स्टडी है कि जो ये लॉकस होते हैं ये किसी और के द्वारा ना खाए जाएं तो एक तरह की स्मेल को क्रिएट करते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए इसकी बॉक्स कहता है। सेकेंड बॉक्स कहता है कि एटमॉस्फेरिक डस्ट हेल्प नरिश ओशन इकोसिस्टम। सो न्यूट्रिएंट्स डिराइव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक डस्ट डिपॉजिटेड ऑन एन ओशन सरफेस प्ले अ की रोल इन मेडिएटिंग ग्लोबल फाइटोप्लैंक्टन बायोमास डिस्ट्रीब्यूशन। साइंस में छपा है ये कि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जो डस्ट ओशंस में जाके नीचे बैठती है उससे उनको न्यूट्रिशंस मिलते हैं। Some vital nutrients are phytoplankton growth are provided through the atmospheric deposition of desert dust using a 14 years global time series of model dust deposition। ठीक है, क्लियर है। ऑब्वियसली अगर आप ध्यान दें तो ओशन जो है हमारे जो पूरे इन्वायरमेंट जो कार्बन होती है उसको एब्जॉर्ब करने का भी काम करते हैं, ये कार्बन एब्जॉर्बर्स होते हैं। तो कार्बन जब एब्जॉर्ब करते हैं ओशंस, और तो सबसे ज्यादा परसेंटेज ओशंस का ही होता है, तो जब वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन तो उसमें डस्ट भी होती है ऑब्वियसली, और वो डस्ट जो है वो आपके फाइटोप्लैंक्टन जो बायोमास है सिस्टम में, हमारे समंदर में जो सिस्टम है इसको बायोमास डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, वो उनके न्यूट्रिशंस का उनके खाने का काम करती है, विच इज क्वाइट नेचुरल। ये होना ही सिस्टम है, ये प्रकृति है और सिस्टम ऐसे ही चलते हैं।
राइट. सो इट इज गुड फॉर साइंस वाले सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, प्री के पर्पस इंपॉर्टेंट है, मेन से तो कुछ खास बनने लायक है नहीं. All right. The horizon for India beyond the G20 ASU summit is written by M.K. Narayanan. Sir हैं former director Intelligence Bureau, a former national security advisor and former governor of West Bengal. ये कहते हैं कि New Delhi needs to tone down the high expectation that are being generated of reaping a rich dividend from helming the G20 and the Shanghai Cooperation Organization. तो कह रहे हैं कि G20 और SCO जो आपकी उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन कम करना चाहिए, इंडिया को इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स भी तो कोई चीज होती है ना. मतलब हम सोच रहे हैं कि G20 की जो टेबल हमारे पास है तो हम ये करवा लेंगे वो करवा लेंगे, बट दैट इज नॉट फीजिबल. सर ये कहना चाह रहे हैं. Now, India's year-long presidency of the G20 and leadership of SCO should not blind us to persisting challenges the nations face. में G20 और SCO के चक्कर में जो हमारे पास challenges already हैं, persisting challenges हैं, इंडिया को उसको दरकिनार नहीं करना चाहिए और blindness होकर के या किसी अंधेरे में आकर के उनको छोड़ना नहीं चाहिए. Due to combination of circumstances, it must hence tone down the high expectations that are being generated of reaping a rich dividend from helming the two summits. ठीक है. India also needs to be aware that the importance of G20 appears to be declining in today's world. वो कह रहे हैं G20 की इंपॉर्टेंस खत्म हो रही है. SCO seems to have somewhat greater traction और SCO में ज्यादा traction है. During its presidency of the two institutions, India may well be called upon to chart a course that balances the contradictory demands of G20 and SCO, and even more so that of the global South. All these leaves little room for grandstanding, and India should proceed with the caution. तो ये तो खैर वैसे भी सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आप की जो जियोपॉलिटिकल ट्रैक्शंस बने हुए हैं उसके हिसाब से G20 के रोल में उतनी कहना चाहिए पकड़ नहीं है. ऑल्दो एक संस्था है, बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बड़े देश इसमें शामिल जरूर हैं, पर ट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं है, पहले भी हमने पढ़ा है. तो वही सर वो कह रहे हैं कि G20 में इतना पावर नहीं जितना कि SCO में है, शंघाई कोऑपरेशन में है. Or two camps and distrust, the world may not as yet be on the brink of global conflict, but it is perilously close to it. Distrust between the two camps led by the United States and China, Russia, respectively, leaves little scope for countries such as India that have not declared their allegiance to either camp. तो वो कह रहे हैं कि जैसे चाइना और रशिया वाले देश हैं, वो इस चीज में इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाए हुए, जहां से ये क्लियर लगता है प्रेशर बनाए हुए हैं. इंडिया पे ऑलरेडी प्रेशर है, क्योंकि अभी तक इंडिया ने अपना कोई कैंप क्लियर नहीं किया है कि वो किसकी तरफ है, यूएस की तरफ है, चाइना की तरफ है, रशिया की तरफ है. अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूएस अकेले लिखा हुआ है और चाइना और रशिया एक साथ लिखा हुआ है, ऑब्लिक, मतलब ये दोनों सेम है. चाइना रशिया एक कैंप है और यूएस एक कैंप है, राइट. तो इंडिया का अभी अपना कोई फ्रंट क्लियर नहीं. और वैसे भी जहां तक कि हमारी बात है कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से आते हैं, तो वैसे भी हमारा कोई ट्रैक्शन या कोई टारगेट या कोई एजेंडा क्लियर नहीं हो सकता कि हम चाइना को सपोर्ट करते हैं, रशिया को या फिर यूएस को. टुडे यूक्रेन प्रेजेंट अ स्पेक्टेकल of possessing substantial quantities of sophisticated modern weaponry. Less obvious is that the fact that Russia is also clandestinely receiving equipment and material from its allies, China not excluded. तो कह रहे हैं कि जैसे यूक्रेन को सपोर्ट मिलता है औजारों का, वेपन्स का, उसी तरीके से रशिया को भी सपोर्ट है और चाइना उससे अलग नहीं है. चाइना भी सपोर्ट करता है. अभी हम जानते ही हैं कि भैया चाइना जो है वो इनडायरेक्ट अलाय है रशिया का, और यूएस सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को. अब यहाँ पे दो अलग अलग साइड्स हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अनक्लियर इंडिया ने अभी तक रखा है, और ये ठीक भी है. आप किसी खेमे में नहीं है, आप किसी खेमे में नहीं, अलग से हैं एकदम. मतलब आप नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में हैं, से आते हैं हम, और हमने कभी किसी भी ग्रुप को सपोर्ट किया ही नहीं है, तो उस लिहाज से ये सही भी है. द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द मोस्ट एडवांस्ड आर्सेनल ऑफ वेपन इन मॉडर्न हिस्ट्री हैड बिगन क्वाइट सम टाइम अगो, बट इट वाज अप्रैल that India has given not any consent to anything, right? So यहाँ पे लाइन मिसिंग हो गई है. अब वो कहते हैं the issues for India begin with China. अब इशू जो है इंडिया के लिए वो क्या है? For India, apart from the war concludes on the horizon in Europe and tension in the East Pacific, there were several issues of deepening concern. Foremost is how to deal with the rampaging China currently on a major diplomatic come strategic offensive across Asia, specifically West Asia. तो यहाँ पे जो चाइना का रोल अभी प्रेजेंट कुछ 6 महीनों में निकल करके आया, वो कैसा रोल है? वो एक मीडिएटर का काम करता हुआ हमें दिख रहा है. क्या है कि वो मीडिएटर बन रहा है, जहां पे वो अपनी
अपनी इमेजिंग ठीक कर रहा है, दो देशों के बीच में संधि करा रहा है, ठीक है। जहां पे आप देखेंगे कि ब्रोकर ईरान सऊदी अरेबिया एंटिटी इज सेटिंग द स्टेज ऑफ मेजर डिप्लोमेटिक शिफ्ट अक्रॉस द रीजन, मतलब जहां पे दोस्ती करवा रहा है किसी भी ईरान सऊदी के बीच में। साथ ही साथ चाइना इंडिया ओशन रीजन जो है उसमें अपनी जो इमेजिंग है उसने इंडिया को लेकर के बिल्कुल अलग रखी है, उसकी किसी भी हमारे इंडिया की किसी भी कंडीशनलिटी को उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो चाइना से बहुत अलग तरीके से आती है। साथ ही साथ लद्दाख हो गया, अरुणाचल के सेक्टर्स हो गए, वहां पे साइनो इंडिया बॉर्डर में जो टेंशन चलती रहती है उससे भी उसने कोई क्लैरिटी नहीं दी है। और क्वाड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस के साथ जो इंडिया का फ्रंट तो यहाँ क्लियर है, पर वो क्वाड में नहीं है और वो रशिया के सपोर्ट में है। सो चाइना इज ऑल्सो एक्टिवली एंगेज इन सीकिंग न्यू फ्रेंड्स, और इसीलिए वो अलग नए नए देशों से दोस्ती करता, यहाँ वहां कॉम्पैक्ट करता, कॉम्बिनेशन बनाता घूम रहा है, ताकि वो एक अलग तरीके का इनिशिएटिव क्रिएट कर सके, एक अलग तरीके की प्रेसिंग पावर्स क्रिएट कर सके अगेंस्ट इंडिया। जैसे कि आपने देखा पहली न्यूज अभी थी कि सीपीईसी मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक बॉर्डर कॉरिडोर, सॉरी। तो उस केस में क्या हो रहा है, एक तरीके से सबको अपनी तरफ अपने खेमे में मिलाने की कोशिश चल रही है चाइना की, वो अलग कवायद है। लेकिन उस केस में इशू हमारे लिए क्या है, इंडिया बिगिन विद चाइना, हमारी प्रॉब्लम चाइना से शुरू होती है और आसपास के देशों से सहमति लेते हुए खत्म होती है। तो उस केस में क्लियर होना जरूरी है कि एक्चुअली हमें किस तरीके तरफ बैठना चाहिए ताकि हम चाइना को एक सही कंपटीशन दे सकें, नेगेटिवली नहीं पॉजिटिवली। एंड इंडिया इज नॉट अनअवेयर ऑफ चाइनाज होस्टाइल इंटेंशंस ओवरऑल, हमको पता ही है कि चाइना के इंटेंशंस क्या है। It is well aware of China's ability to embark on hybrid warfare, including the adoption of cyber tactics, engage in the politics of war by redirecting the Himalayan rivers and adapting to the modern conditions with the conditions the tactic popularized by 5th century BCE Chinese strategist Sun Tzu, winning wars without fighting through avoiding the enemy's strength and attacking their his weaknesses. Caution has to be India's watchword. तो ये बुक और ये एक बड़े थिंकर को चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट है सुनजू रहे 5th सेंचुरी को, उनको रेफर करते हैं सर। बढ़िया आर्टिकल लिखा, आप उसको पढ़ सकते हैं, आईआर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बेसिस को क्लियर करेगा। तो ये जो चीजें हैं ये अगर आप पॉइंट वाइज लिख लेंगे तो आपको आगे की कोई भी आर्टिकल पढ़ने में हेल्प रहेगी। तो इंडिया के लिए इशू क्या है, चाइना, और चाइना की जो प्रेजेंट में जो उसकी स्ट्रेटेजी चल रही है उस लिहाज से वो देशों के अलग अलग नए मित्र बना रहा है, जिससे वो क्वाड में अलग है, क्वाड में तो वो है नहीं, राइट, क्वाड भी नहीं है। साथ ही साथ अभी फिलहाल यूएस के खेमे में वो नहीं है, यूएस और चाइना की इस वक्त कोई खास बॉन्डिंग नहीं है, क्यों, यूएस रशिया के खेमे में है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यूएस इस वक्त इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट एक इंडिया ही एक ऐसा देश है जो डेमोक्रेटिक है, अपनी पावर्स को जानता है, उसने लंबे समय से एक किसी खेमे में ना जुड़ते हुए अपनी पहचान अलग से बनाई है। डेवलपिंग देशों से इमर्जिंग इकोनॉमी इसे कहते हैं, इमर्जिंग इकोनॉमी कहते हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज में से एक है, और साथ ही साथ चाइना को बढ़िया टक्कर दे सकता है अगर उसको सपोर्ट किया जाए। तो यूएस इस बात को समझ गया है। लेकिन हमारे साथ समस्या ये भी है कि हमारा एक अलाय देश रहा था पहले, अभी भी है, रशिया, जिसे हम काफी बड़े लेवल पे तेल इंपोर्ट करते हैं, अभी हम आगे देखेंगे उसको, जिनमें लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज में हम आते हैं, जहां सबसे ज्यादा हम तेल इंपोर्ट करते हैं रशिया से, चाइना के बाद, राइट। सो इस केस में ये भी देखने वाली बात है कि हम किस फ्रंट बैठ सकते हैं, हमको दुश्मनी भी नहीं लेनी है और चाइना को टक्कर भी देनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज बिहाइंड मणिपुर वाइड स्प्रेड अनरेस्ट। सो जो मणिपुर में जो अनरेस्ट चल रहा है उसके बारे में आर्टिकल है, व्हाट ट्रिगर्ड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नॉन ट्राइबल मेटी पीपल एंड अदर ट्राइबल ग्रुप्स। समस्या क्या है पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसी ट्राइब का नाम मेटी पीपल ट्राइब जो है, ये प्रीम पूछी जा सकती है, सवाल बन सकता है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि झंझट बढ़ चुका है तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट अपने आप में हो ही जाता है, ठीक है। Now Manipur has been restive since February when the BJP-led government launched an eviction drive seen as targeting a specific tribal group. Eviction drive चालू करी गवर्नमेंट ने वहां पर। The drive led to protests but not a scale of the one on May 3rd triggered the Manipur High Court direction to the state to pursue a 10-year-old recommendation to grant a scheduled tribe status to the non-tribal Meitei community. झंझट तब बढ़ गया जब हाई कोर्ट ने 10 साल के रिकमेंडेशन को, जो मेटी ट्राइब है, नॉन ट्राइबल मेटी कम्युनिटी है, उसको एसटी का स्टेटस देने की जब बात कही, झंझट बढ़ गया, ट्रिगर कर गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज Manipur's ethnic composition. Geography has a lot to do with Manipur's problem. The state is like a football stadium with the Imphal Valley
representing the play field at a center and surrounding hills the galleries. अच्छा, ये जो लाइन देखिए यहाँ कितनी ब्यूटीफुल लाइन लिखी है. अगर प्री में आपसे ये पूछा जाए, सिर्फ यही लाइन है, फिर से पढ़ते हैं. ज्योग्राफी ऑफ मणिपुर, ठीक है. द स्टेट इज लाइक अ फुटबॉल. ये स्टेट एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है. विद द इम्फाल वैली, जहाँ इम्फाल वैली रिप्रेजेंट करती है द प्ले फील्ड एट द सेंटर एंड द सराउंडिंग हिल्स द गैलरीज. अगर ये लाइनें आपको सिर्फ ऐसी पूछ ली जाए, दो स्टेटमेंट्स में पूरे सही ये पूछा जाए कि सही है गलत है, पहला सही दूसरा गलत है, दूसरा सही पहला गलत है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. पर ये कितना बढ़िया तरीके से उसको डिफाइन किया है मणिपुर के बारे में, वहां की ज्योग्राफी के बारे में. नाउ for highways, two of them lifelines for the state are the valley's access point to the world beyond. The valley, which comprises about 10% of Manipur's land mass, is dominated by the non-tribal Metis, who account for more than 64% population. मतलब मेटी कम्युनिटी वहां पे 64% से भी ज्यादा है. और द स्टेट एंड yields 40% ऑफ स्टेट्स 60 MLA, और जिसके पास जो 60 MLA हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है. The hills comprising 90% of geographical area inhabited by more than 35% recognized tribes but send only 20 MLAs. ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पे political aggravation भी ज्यादा है MLAs की वजह से. Now with the majority of the Metis are Hindus followed by Muslims, but that 33 recognized tribes broadly classified into any Naga tribes and any Kuki tribes are largely Christians. तो ध्यान रखिएगा, 3 ट्राइब हमारे पास आ गई, नागा ट्राइब्स, उसके बाद कुकी में भी पहले कई बार पूछी आ चुकी है, और अब इस बार जो बहस चल रही है वो है हमारी मेटी की. तो याद रखिएगा, ये हमारे इंपॉर्टेंट है. ठीक, अच्छा, आर्ग्यूमेंट क्या है मेटीज का. हियरिंग अ पेटिशन बाय 8 पीपल रिप्रेजेंटिंग द मेटी ट्राइब यूनियन, the Manipur High Court in April 19 directed the state government to submit within 4 weeks a 10-year-old recommendation to the Union Tribal Affairs Minister for the inclusion of Metis community. उन्होंने कहा था हाई कोर्ट ने कि भाई मेटी को मिला ले JSTs में. The court referred to the ministry's letter in May 2013 to the Manipur government seeking specific recommendation along with the latest socio-economic survey and ethnographic report. The letter followed a representation submitted by the Scheduled Tribe Demand Committee of Manipur STDCM. ठीक है, तो रिपोर्ट मांगी गई थी कि भैया मेटीज को एसटी का स्टेटस दे दिया जाए. उन्होंने कहा हम नहीं देंगे, लेकिन बाद में दे दिया गया, रिपोर्ट ने कहा, और उसके बाद ट्रिगर हो गया और ये झंझट फैल रहा है. ठीक है, वाई आर ट्राइबल ग्रुप्स अगेंस्ट एसटी, और ट्राइबल ग्रुप जो एसटी देने की स्टेटस के अगेंस्ट क्यों है मेटीज को. तो ट्राइबल ग्रुप से द मेटीज हैव अ डेमोग्राफिक एंड पॉलिटिकल एडवांटेज बिसाइड्स बीइंग मोर एडवांस्ड देन देम एकेडमिकली एंड इन अदर एस्पेक्ट्स. और जो बाकी नॉन ट्राइबल मेटीज है, वो कहते हैं कि भैया इनका जो पढ़ाई लिखाई है वो हमसे ज्यादा है, एडवांस है, उनको एसटी का फायदा नहीं मिलना चाहिए, कैटेगरी का फायदा नहीं मिलना चाहिए. They feel the ST status to the Metis would lead to loss of job opportunities and allow them to acquire lands and hills and push the tribal out. तो भाई झंझट है आपस का, आगे ना बढ़ जाए, हम पीछे रह जाएं. जो हम लोग की इंसानों की फितरत है वही चीज यहाँ पे भी है. Or groups such as the All Tribal Students Union of Manipur point out that the language of the Metis people is included in the English schedule of Constitution. हाँ जी, ये important है कि Tribal Students Union of Manipur point out the languages of the Metis people is included in the 8th schedule of the Constitution and many of them have access to benefit associated with the SC, OBC or EWS. तो बाकी जो नॉन ट्राइबल्स है वो ये कह रहे हैं कि इनके पास ऑलरेडी इनकी लैंग्वेज इंक्लूडेड है 8th शेड्यूल में, इनको और भी काफी फायदे मिलते हैं, तो उनको एसटी कैटेगरी का फायदा क्यों मिलना चाहिए. To the hill tribal people of Manipur, the demand for ST status is employed to attenuate for the fervent political demand of the Kukis and Nagas as well as tacit strategy of the dominant valley dwellers to make inroad into the hill areas of the state. का self explanatory है, बढ़िया explanation है, जिस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप हिंदू की वेबसाइट जाके इसको पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है. ठीक है, तो इसी की वजह से ये अनरेस्ट फैला हुआ है कि जो नॉन ट्राइबल्स हैं, नॉन ट्राइबल मेटी कम्युनिटी है, वो सोचते हैं कि इनको एसटी का फायदा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनकी एकेडमिक्स और काफी और फायदे उनको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं, जिसमें उनकी लैंग्वेज भी 8वें शेड्यूल में शामिल है. तो उस केस में उनको फायदा नहीं मिलना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो जॉब लॉस बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज मिस होंगी और बाकी लोगों को उसका फायदा, बाकी नॉन ट्राइबल्स को उसका फायदा नहीं मिल पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि भैया मैप में मणिपुर कहाँ दिखता है. तो आप ये देखिए, यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से गुजर रही. सवाल बन सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बना है पहले भी, कौन कौन से स्टेट्स को टच करते हुए निकलता है. बाद में इम्फाल यहाँ पे दिख रहा है हमको, तो इम्फाल, मणिपुर, कोहिमा नागालैंड,
यहाँ पे टच कर रहा है और हमारा आसाम टच करता है, राइट। उसके बाद अभी देखिए अरुणाचल नहीं टच करता है, फिर यहाँ म्यांमार टच करता है। तो ये मैप में आप देख सकते हैं आसपास कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इसे टच करते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, फॉर प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ऑन द वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, व्हाट एक डिक्लेरेशन हुआ है वॉशिंगटन डिक्लेरेशन के नाम से, वो पूछा जा सकता है आपके प्री में नहीं, लेकिन हाँ आपको आईआर के लिए हेल्प कर सकता है, उसको हम डायरेक्टली देखेंगे। सवाल कहता है व्हाट प्रमोटेड द विजिट ऑफ साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक योल टू द यूएस, व्हाई डज साउथ कोरिया नॉट हैव इट्स ओन न्यूक्लियर आर्सेनल, what is the significance of the new agreement, what does it relate to nuclear deterrence, how have China and North Korea responded। समस्या यह है कि साउथ कोरिया का खुद का कोई न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं है। क्यों नहीं है और उसके पीछे यूएस का क्या रोल है वो इस आर्टिकल में बताया गया। वही यूएस डिक्लेरेशन है या फिर वॉशिंगटन डिक्लेरेशन है, ठीक है। मैप पे देखते हैं साउथ कोरिया कहाँ है। साउथ कोरिया हमको ये दिखता है, साउथ में है, साउथ कोरिया यहाँ पर है। ऊपर हमारा नॉर्थ कोरिया या उत्तर कोरिया, यहाँ पे ईस्ट सी ऑफ जापान यहाँ दिखता है। उसके बाद कोरियन स्ट्रेट दिखती है हमको, सुशीमा स्ट्रेट इधर दिखती है, जापान ये दिख रहा है। साउथ कोरिया आपका जो साउथ कोरिया वाला जो सी है वो उधर दिखता है, वैसे साउथ कोरिया यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा होना चाहिए था। तो आसपास इसकी येलो सी भी है, आप देख सकते हैं मैप में आपको दिखा दिया। इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से, आपके यहाँ से प्री में पूछा जा सकता है, कोई दो राय नहीं है, प्री में सवाल बन सकता है। जिसमें समझ लिया क्या है हम लोगों ने कि भाई 25 अप्रैल को क्या हुआ, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक योल arrived in the US to commemorate the 70th anniversary थी यूएस साउथ कोरिया bilateral relation की। तो वहां पहुंचे मिस्टर यून aim to advance the strategic partnership, drawing an alliance over an extended nuclear deterrence plan against the regional aggression of North Korea। अब नॉर्थ कोरिया का अग्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से एक बायलैटरल रिलेशनशिप को रेजुवेट करने वाली बात होनी थी, वो किया गया है। The declaration reaffirmed the non-proliferation treaty, implying that South Korea would not venture into the creation of its own independent nuclear capabilities। ठीक है। Now story क्या है कि 25 अप्रैल की बात है कि जब उनका बायलैटरल रिलेशनशिप का कॉमेमोरेट था, तब उन्होंने हाईलाइट किया अपने विजिट को, और उसके बाद हुआ वॉशिंगटन डिक्लेरेशन एज ए न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रेटेजी कि भाई दक्षिण कोरिया को डर रहता है कि नॉर्थ कोरिया उनके ऊपर कुछ अटैक ना कर दे। वो कहता भी रहता है भाई उसको चाइना का सपोर्ट है और साउथ कोरिया को यूएस का सपोर्ट है। तो उस लिहाज से ये जो विजिट इंपॉर्टेंस रखती है। सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ नॉर्थ कोरियाज वांगसोंग एज सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, a vital component of nuclear weapon delivery, seems to have triggered the US visit to the South Korean president, Mr. Yoon, aimed to advance strategic partnership, drawing an alliance over an extended nuclear deterrence plan against the regional aggression of North Korea। ठीक है, तो उन्होंने अपनी एक मिसाइल को जगाया कि भैया अगर कुछ हो जाए तो हम भी अपने को बचा सकते हैं। उसको यूएस ने उसको देखने के बाद उनसे मिलना शुरू किया कि भैया क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा भैया कि उत्तर का कोरिया हमारे पर कभी भी कुछ भी कर सकता, तो ये हमारा करना जरूरी है अपने आप को बचाने के लिए। The Washington Agreement will launch a new phase in the partnership between Seoul and Washington. Our two countries have agreed to immediate bilateral presidential consultations in the event of North Korea's nuclear attack and promise to respond swiftly। और Washington Declaration से ये declaration कहता क्या है? The declaration reaffirmed that non-proliferation treaty, implying that South Korea would not venture into the creation of its own independent nuclear capabilities and would instead focus on the deterrence measures through an alliance based approach। मतलब अपना कोई वो वेपन नहीं बनाएगा, उसको अपने आसपास अब हेल्प को सर्च करेगा। ये तरीका, इसका मतलब यही है कि भैया आप खुद के कोई भी वेपन ना बनाओ, हम आपको हेल्प करेंगे। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है। It also mandates the US president as the only sole authority to use the nuclear arsenal of the US in the event of nuclear confrontation. While the existence of the agreement is based on the security needs of South Korea, the policy reflects big power politics where the interest of the larger power US takes precedence। ध्यान दीजिएगा। तो इस केस में क्या है, एक्चुअली क्या हो रहा है, साउथ कोरिया को हेल्प कौन दे रहा है, यूएस हेल्प दे रहा है, राइट। तो इससे कह रहा है कि तुम अपने पावर को मत बढ़ाओ, अपने लिए कोई वेपन तैयार मत करो, मैं हेल्प करूंगा। और इसके लिए यूएस कीन है, और इसको साउथ कोरिया के लोग इम्पोज भी कर रहे हैं और आसपास के देश भी इम्पोज कर रहे हैं कि सिर्फ यूएस की पकड़ ज्यादा बढ़ेगी, तुम्हारे ऊपर उसका कंट्रोल आएगा। बट इस वक्त जो डिक्लेरेशन हुआ है वो समझना जरूरी है, और हमारी यूपीएससी में भी इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि भैया हमको इंटरनेशनल रिलेशनशिप में पता होना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है
और पास का देश है साउथ कोरिया, तुमको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपने समझ लिया, इसको आप पढ़ सकते हैं द हिंदू की वेबसाइट पे। और अगर आपको इन सारी न्यूज की पीडीएफ फाइल्स चाहिए 4 से लेकर के 7 मई तक, तो मैं शेयर कर सकती हूँ आपको, अगर आप मुझे कॉमेंट बैक करेंगे तो। नेक्स्ट है नो यूनियन बट सेंटर रेडी टू ईज लिविंग ऑफ गे कपल्स। तो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं DY चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट जज है SK कौल, उनके यहाँ पे स्टेटमेंट आए हुए हैं। द कोर्ट कैन नाउ गो इनटू वेदर सेम सेक्स कपल्स हैव अ राइट टू कोहैबिट टुगेदर इन अ नॉर्मल peaceable environment in our country without facing any form of discrimination, societal or otherwise. ठीक है, कौल सर कहते हैं the government though reluctant to give same sex relationship the status of marriage is not reluctant to sort out the human concerns arising out of them. To at that extent here is a consensus. So ये जो बहस चल रही है LGBTQ प्लस कपल्स को शादी करने के वाली जो बहस चल रही है, उस केस में कोर्ट तो चाहता है कि उनको राइट्स मिले, लेकिन ऐसा लगता है कि सेंटर रेडी तो है नॉर्म्स इजी करने के लिए, बट कोई ऐसी कंसेंट नहीं देना चाहता जो इस बात को पक्का करता है कि उनको शादी करने का राइट है। और इसी की बहस चल रही है, इसी के पूरा का पूरा डिस्कशन चल रहा है। अभी कोई वर्डिक्ट नहीं आया है, पर बहस चल रही है। द गवर्नमेंट प्रपोजेस पैनल टू लुक इनटू जेन्युइन ह्यूमन कंसर्न्स. Supreme Court said it is a step forward and a big positive towards social acceptance of right of same-sex couples to cohabit. उन्होंने कहा था, सरकार ने कहा था कि हम एक टीम बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे और उसके ऊपर फिर डिस्कशन होगा। उसको वेलकम किया गया है कि भैया के साथ में ये जो बात है वो कोहैबिट हो सकती है, सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जा सकता है। पहले बात आ रही थी कि पर्सनल लॉ को टच किए बगैर हम कोई ऐसा नियम नहीं बनाएंगे जिससे कोई सोसाइटल नॉर्म्स पे दिक्कत आ जाए, क्योंकि एक बात ये भी उठी थी कि अगर सेम सेक्स मैरिज होगी तो आने वाली जो संतान होगी जिसको अडॉप्ट करते हैं, फिर उसकी ओनरशिप या उसका पेरेंटहुड कौन लेगा। तो इस तरह के सवाल हैं इस पूरे केस में। तो आप इसको सोशल इश्यूज में इसको कवर करते हुए चलिए। जैसे कोई बड़ा वर्डिक्ट आएगा उसके बाद हिंदू में या फिर इंडियन एक्सप्रेस में पूरी एनालिसिस फिर से आएगी। जो अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है कि क्या चल रहा है, रोज पढ़ना नहीं भी है, तो आप किसी मैगजीन से इस आर्टिकल को कवर करिए। अभी तक की टाइमलाइन आपको वहां मिल जाएगी, टाइमलाइन पर। अगर आपको उसका जब तक वर्डिक्ट नहीं आता है, इस तरह की बहस चलती रहेंगी और आप वर्डिक्ट्स को आप न्यूज आर्टिकल्स देखते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूरोप यूजेस इंडिया चाइना टू गेट रशियन ऑयल डिस्पाइट सैंक्शंस। ये डेटा पॉइंट में छपा है और उसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें बढ़िया टर्म यूज हुई है, वो ये है लॉन्ड्रोमैट। लॉन्ड्रोमैट कौन से देश हैं और वो क्या होता है, फ्री में पूछा जा सकता है। और मेंस के लिए तो बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, भाई कौन से देश इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन से देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तेल कहाँ से ले रहे हैं, वो फैक्चुअल डेटा है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो शब्द यहाँ पे यूज हुआ है वो है लॉन्ड्रोमैट। ये शब्द क्या है एक्चुअली, ये है एक वर्ड होता है लॉन्ड्री, ठीक है। लॉन्ड्री का मतलब जहां पे कपड़े धोए जाते हैं, और उसके नीचे पड़ा हुआ मैट होता है जहां पे मैट पे उसको रखा जाता है। तो लॉन्ड्रो मैट मतलब उसको यूज करने के बाद रखना, ये इसका मतलब है। लेकिन कुछ दिन पहले एक पेपर छपा, एक रिसर्च पेपर छपा, उसमें इन देशों को, चाइना, इंडिया, टर्की, यूएई, सिंगापुर, कुछ देशों को बोला गया लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ अगर आप देखें, द चार्ट आर सोर्स्ड फ्रॉम द रिपोर्ट टाइटल द लॉन्ड्रोमैट। इस रिपोर्ट का नाम ही है लॉन्ड्रोमैट। हाउ द प्राइस कैप पॉल्यूशन वाइट वॉशेस रशियन ऑयल इन थर्ड कंट्रीज पब्लिश बाय थर्ड कंट्रीज। कौन सी होती है, वही देश है। सेंटर फॉर रिसर्च इन एनर्जी एंड क्लीन एयर। जिसमें जो देश आ रहे हैं उनके नाम फटाफट से देख लेते हैं। तो लॉन्ड्रो अगर हम रेफर करें वेबसाइट को, गूगल को रेफर करें, तो क्रिया मतलब सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने इसको छापा है और ये कहते हैं लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज में आते हैं इंडिया, चाइना, सिंगापुर, यूएई एंड टर्की। इन शब्दों को इन देशों को याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। और वही कवायद है कि कौन से देश सैंक्शंस के बाद भी रशिया से तेल लेते हैं, वो कौन से देश हैं। तो लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज कहलाती है इंडिया, चाइना, सिंगापुर, यूएई एंड टर्की। की कंसर्न्स क्या है, द रिपोर्ट नोट्स दैट द यूरोपियन कंट्रीज आर सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग ऑल प्रोडक्ट्स दे प्रीवियसली बॉट डायरेक्टली फ्रॉम रशिया। सब्स्टिट्यूट कर रही है, मतलब तेल तो उनको चाहिए तो सब्स्टिट्यूट कर रही है, राउट घुमा करके तेल ले रही है। विद द सेम प्रोडक्ट्स नाउ व्हाइट वॉश इन अदर कंट्रीज एंड बॉट फ्रॉम देम एज ए प्रीमियम। It highlights the fact that the backdoor entry of Russian oil into European countries has blunted their efforts to restrict funding for Russia. तो क्या हो रहा है भाई, सैंक्शंस इसलिए लगाए गए थे रशिया पे कि रशिया को पैसा नहीं मिलेगा। जब रशिया को पैसा नहीं मिलेगा तो वो वेपन्स नहीं खरीदेगा और ये वॉर बंद हो सकती है शायद। लेकिन जब आप बैकडोर से ले रहे हो तेल, इन जो लॉन्ड्रोमैट कंट्री से इनडायरेक्टली तेल आप ले रहे हो, यूरोप में तेल जा ही रहा है, तो रशिया को तो पैसा मिल रहा है ना।
समस्या तो वही की वही है, सैंक्शंस लगाने से क्या फायदा हुआ? तो इसीलिए इन देशों को लॉन्ड्रोमैट देश कहा गया और ये स्ट्रेटेजी है की कंसर्न्स यहाँ पर है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये था हमारा आज का डेली न्यूज एनालिसिस विद इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके आईएएस की प्री के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की या प्री एग्जामिनेशन की जो आने वाला है इसी महीने। जम के तैयारी करिए, मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए, यही आप कर सकते हैं और रिजल्ट की टेंशन मत लीजिए। सिर्फ करना क्या है, आपको अपनी मेहनत करनी है, 100% देना है और बाकी सब छोड़ देना है ऊपर वाले के हाथ में। ठीक है, तो इसी पॉजिटिविटी के साथ तैयारी करिए, मेहनत करिए और सपोर्ट करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।